क्योंकि इलेक्शन हमारा पहले है, इंडिया में बाद में है। वहां वो पहले शायद टॉप 10 में थे, फिर टॉप 5 में आ गए, और अभी वो कहते हैं यार 3 में हमने आना है, और हो सकते 3 से भी ऊपर आ जाए। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम यही सोचते हैं कि यार आईएमएफ से नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो कर्ज कैसे लेंगे, वो सारा कुछ कैसे होगा। मतलब इस हवाले से यकीन करें कि मुझे हैरानगी होती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पार्टीज हैं, कोई भी इस हवाले से नहीं बात करता कि वो कहेंगे हाँ यार मैं अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये करूंगा या इस लेवल पे पाकिस्तान को लाने की कोशिश करूंगा। खैर नहीं, मैं थोड़ा सा मोदी साहब को सुन लेते हैं, फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। अच्छा आरजू, मोदी साहब कह रहे हैं कि ये, और बड़ा, मैं कहता हूं, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है कि यार अगर वो कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा, यानी हम उर्दू में कहते हैं यकीन करना पड़ेगा। आपकी हिंदी तो खैर बहुत अच्छी है, वैसे मैं जो कुछ अल्फाज मुझे समझ आते हैं, तो वो कहते हैं यकीन करें कि मैंने कहा कि यकीन करना पड़ेगा वाकई में, क्योंकि अगर पहले ना डिलीवर किया होता, ना किया होता, तो फिर शायद हमें लगता कि यार ये भी हवाई किले बना रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कर दिखाया। वो कुछ लोग कहते हैं ना, उनके हिंदुस्तान के, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगी कि दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ये नहीं सुना कि भाई हम आईएमएफ से निकलेंगे, हम अपने पांव पे खड़े होंगे, भाई हम ये। बिल्कुल, मोदी जी ने जो बात की है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है, और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं, और यही वजह है शायद कि मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खास उनका फोकस होता है इकोनॉमी पे। और जाहिर है अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो दुनिया उससे बात भी करेगी। अब अगर मोदी जी कहीं जाते हैं और डिफरेंट अगर हथियार लेते हैं या कोई और चीज इंडिया के लिए ली जाती है, जैसे आप जानते हैं जेट वगैरह क्या कुछ लिया जाता है, तो उसमें उनको मालूम है कि ये पैसा देकर ले रहे हैं और हमें पैसा ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर एक्सपर्ट्स भी उनके पास ऐसे हैं आईटी के और कई दूसरी फील्ड के, जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई खास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए जिनकी दुनिया को जरूरत हो। हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा अब इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है, अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया उसके बाद कौन है, और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है ये काम होता हुआ। लेकिन ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा हम सीखें, जाहिर है कि सीखने की हमें जरूरत है और सीखना भी चाहिए, तो हम इकोनॉमी पे जो है वो वर्कआउट हो सकता है। यहाँ पे भी लोग काम कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे कि हमारे यहाँ भी गुजराती कम्युनिटी मौजूद है, अगर उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स को, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हों, उनको गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, उनको किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो शायद वो कोई हमें बेहतर एडवाइस कर सके, जिससे हम जो है वो अपने आप को भी इस प्रॉब्लम से निकाल सकें।
अच्छा आरजू, क्या हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? मैं ये कभी नहीं कहता कि हिंदुस्तान में काबिल लोग हैं, पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा होंगे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के लेवल तक भी तो ऐसे लोग हैं जो चीजें कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो कुछ करता है तो हर कोई, मुख्तलिफ जो लॉबीज हैं, जिनके लोग पार्लियामेंट में भी हैं, जिनके लोग जुडिशरी में भी है, जिनके लोग ब्यूरोक्रेसी में भी है, जिनके लोग बिजनेस कम्युनिटी में भी है, जिनके लोग जो है वो शायद जिसे कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद है, वो फिर अपनी जिसे कहते हैं कि वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल है? बात सिर्फ गुजराती कम्युनिटीज की नहीं है, यकीनन वो होंगे, वो हो सकते हैं कारोबार में ज्यादा तगड़े हों, मैं ये नहीं कहता कि वो, उनसे मुझे इनकार है, लेकिन और कम्युनिटीज भी ये कुछ कर सकती है। लेकिन अफसोस के साथ हम कहते हैं कि कमाओ यहां से, लगाओ दुबई में, लूटो यहां से, लेके जाओ लंदन उसको। ये आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रायोरिटीज हमारी हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, ब्यूरोक्रेसी की, या एस्टेब्लिशमेंट, या किसी और? देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में है वो ये कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मतलब इकोनॉमी पे अगर काम करते हैं तो कंट्री के लिए करते हैं, और हमारे जो हैं वो अपने लिए करते हैं। अगर अगर इंडिया में करप्शन होती, मैं ये नहीं कह रही इंडिया में कोई करप्शन होती ही नहीं है, बिल्कुल, पूरी दुनिया बहुत में है। बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं पाकिस्तान के, करप्शन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो इंडिया में होती है। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे यही बताया है, बजाय इसके कि लोग नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाएं कि क्या कह रही हैं क्या कह रही हैं, तो मैं बता दूंगी मेरे ये सब मुझे इंडियन फ्रेंड्स ने ही बताया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनका जो करप्शन का पैसा होता है वो अपनी कंट्री में ही लगाते हैं, हमारा फौरन ही बाहर चला जाता है, यहाँ पे रहता ही नहीं। अगर ये लोग भी करप्शन करें और उस पैसे को पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करें तो शायद जो हमारी हालत है वो पहले से बेहतर हो जाए, क्योंकि इन्होंने बाज तो आना नहीं है। अब चाहे जितना मर्जी पैसा हो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास, आपको पता है कि वो तो उनकी जो करप्शन है वो तो रोकी नहीं जा सकती, और ना ही रोके जाने की कोई सूरत नजर आ रही है। देखिए, दुनिया ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए करप्शन को, खत्म कहीं पे भी नहीं हुई। चाइना में इतनी सख्त सजाएं, वहां पे भी करप्शन है, बाकी दुनिया में भी है। बड़े बड़े जो कंट्रीज में उनकी बात करता हूँ, पाकिस्तान की नहीं बात करता, या इस रीजन की भी नहीं करता, वो वहां पे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। अगर इंडिया, हम ये कहते हैं ना कि जी करप्शन करें, करप्शन करें क्यों? यहां वाले क्यों करें करप्शन? मतलब ये तो ऑलरेडी हमें, जिसे कहते हैं कि 76 सालों में हमें इस नहज पे पहुंचा दिया कि हम मांग मांग के, मतलब हाथ जोड़ जोड़ के ले रहे हैं। और बल्कि किसके लिए ले रहे हैं? मेरे और आपके लिए ये नहीं ले रहे ये पैसा। ये जो दावा करते हैं ना कि ये हमने मुल्क को बचा लिया, सर मुल्क को आप सिर्फ अपने लिए बचाते हैं। इस अवाम के लिए बचाया होता तो यकीन करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रेडी वाले की वीडियो देखी है, वो कहते हैं यार मैं बमुश्किल दिन में 500 से 700 रुपए कमाता हूं, मेरा 19,000 का बिजली का बिल है। मुझे ये बताया कि जो रेडी लगाते हैं उसके घर में कौन से एयर कंडीशनर्स लगे होंगे, कौन सी। तो ये जो मुल्क बचाने वाली जो चूरन है और ये जो ड्रामा है, ये मेरे आपके लिए क्या, मैं कहता हूं कि मेरे आम पाकिस्तानी के लिए नहीं है। ये सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए 3-3 अरब की गाड़ियां मंगवाओ, ये कर लो वो कर लो। इनकी अयाशियों में कौन सी, मुझे आपको कोई कमी अगर नजर आती है, आप खुद इस्लामाबाद में रहती हैं, ये पॉलिटिशियंस आपको जानते हैं, आप भी जानती है, देखती भी रहती हैं, मुझे ये बताएं इनकी अयाशियों में कोई फर्क पड़ा है? आपको लगता है कि इनके अयाशियों में कोई फर्क पड़ा है जो IMF से हमने लोन पकड़ा? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और जैसे कि पहले भी कई बार साजिद ताड़ साहब ने भी कहा कि ये पैसा आएगा, बल्कि आएगा भी नहीं, उधर से उधर ही आगे रवाना हो जाएगा, तो ऐसा ही होता है। और यही वजह है कि हमारी इकोनॉमी पे कभी कोई काम हो ही नहीं सका। आज भी आप जानते हैं कि शब्बर जैदी साहब का इंटरव्यू एक आ रहा है और उन्होंने उसमें कहा है कि PTI को कहा है कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट 1 साल और रह गई होती तो इकोनॉमी बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाती। लेकिन बात सारी ये कि पहले कौन सी चल रही थी जो इमरान खान ने खराब कर दी। इमरान खान के टाइम पे भी अच्छी नहीं रही, लेकिन कभी भी नवाज शरीफ या जरदारी साहब के टाइम पर भी इकोनॉमी अच्छी नहीं रही। ये लोग भी कशकोल लेके ही घूमते थे, बल्कि नवाज शरीफ तो हर बार कहते थे कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, और हर बार नया कशकोल लेकर आ जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि
ठीक है, बहुत सी चीजों में हम इमरान खान को ब्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान से पहले यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी। उससे पहले भी लोन्स ही पकड़े जा रहे थे, उससे पहले भी करप्शन ही की जा रही थी, और बहुत से केसेस थे जिसके अंदर ये लोग थे और एक एक करके बाहर आ गए, वो एक अलग बात है। और यही अब इमरान खान के साथ हो रहा है, इमरान खान के साथियों के साथ हो रहा है कि एक एक करके करप्शन केसेस में अंदर जा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाएंगे। लेकिन बात सारी यही है कि कंट्री का तो किसी एक ने भी नहीं सोचा, ना इमरान खान ने, ना नवाज शरीफ साहब ने, ना जरदारी साहब ने, ना बाजवा साहब ने, ना उससे पहले के आर्मी चीफ जो थे उन्होंने, ना स्टैब्लिशमेंट ने। हर एक ने अपना खाने कमाने पे ही फोकस रखा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग जो आसिम सलीम बाजवा और इस किस्म के दूसरे केसेस निकले थे, तो अपने इदारे में से भी 2-4 लोगों को सजा देते, 2-4 लोगों के ऊपर केस चलाते, तो शायद लोगों को लगता कि कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं, और आगे भी होता हुआ कुछ खास उम्मीद नहीं है, इसलिए कोई ये ना समझे कि आगे सुधरने वाले हैं। अच्छा, मतलब अर्जुन एक चीज और है, और वो ये है कि यहाँ पे अगर कहते हैं ना ये लॉ बना है, ये फला बिल पास हो गया, ये फला बिल पास हो गया, उसमें जो उसका एंड जो रिजल्ट होता है वो क्या चीज होती है कि वो एक आम आदमी की गर्दन दबोच लो जो पहले ही आपके हाथ में। आपने बिजली महंगी कर दी, बाकी कुछ चीजें महंगी कर दी, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो तो मजबूरी है, बस वो कहेगा चाहिए बिल तो मैंने पे करना है, बेशक वो कहीं से मांग रहा हो, वो उधार पकड़ रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो वो सारी चीजें करता है। लेकिन वो लॉ जो है, अभी रिसेंटली जो छोटी बच्ची का केस हुआ है, एक सिविल जज साहब है, उनकी वाइफ है, कोई हफीज नाम के कोई जज हैं, मुझे ये बताएं कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया। सरगोदा की मेडिकल रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, फिर लाहौर के हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट की, इतनी सीरियस कंडीशन में वो बच्ची है, और शायद 9 या 10 साल उस बच्ची की, रिजवाना की उम्र है, क्यों नहीं है? तो मुझे कैसे यकीन आएगा कि यार मेरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, और जो कानून है वो मिस आरजू काजमी के लिए, फखर यूसुफजई के लिए, जनरल आसिम बाजवा के लिए, जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए, वो उमर अता बंदयाल साहब के लिए, वो जो है वो साकिब निसार साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए एक जैसा है। मुझे यकीन आएगा, या आपको आएगा, या किसी आम पाकिस्तानी को आएगा? देखिए, बल्कि अभी मैं वही नाम ढूंढ रही थी फोन में, और ट्विटर पे नाम आया है उन सिविल जज साहब का, आसिम हफीज जी, उनका आसिम नाम है। हफीज, आसिम जी हफीज। बिल्कुल, मैं वही अभी ढूंढ रही थी कि उनका नाम क्या है। तो खैर, एक नाम का एक हिस्सा तो वही है जो हमारे आर्मी चीफ का है, तो इस तरीके जी से याद रख लिया जाएगा। तो जी जी। आसिम हफीज नाम है, और जैसा कि देखा गया कि बिल्कुल उनको जो है वो अदालत ने जमानत पे रिहा कर दिया उनकी बीवी को। और पकड़ा ही नहीं था, अच्छा, पहले ही कह बेल तो हो गई, ये रहे हैं कि जी, बल्कि उन जज साहब की पिक्चर अरेस्ट भी है। नहीं हुई, ये अर्ज अरेस्ट नहीं हुई। ये आसिम हफीज और इनकी वाइफ की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उन जज साहब की मिल गई है जिन्होंने जमानत दी है। ठीक है, वो उन्होंने पहले अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन बहरहाल जमानत नहीं होनी चाहिए थी, अरेस्ट होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि अमीर के लिए कुछ और कानून है, गरीब के लिए कुछ और कानून है, और ये इस तरह से बच्चों को घर में रखते हैं और एज अ सर्वेंट, और उसके बाद मारपीट होती है। तो ये तो अक्सर हम देखते हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि बच्चों को रखना भी मना है, आप उनको उनसे काम नहीं करवा सकते, उनको एज अ सर्वेंट नहीं रखा जा सकता, मगर वो भी रखा जा रहा है। और मजे की बात ये कि जज साहब के घर में रखा जा रहा है, जो खुद जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून के साथ रहें और कानून के हिसाब से चलें, उनके घर में ये गैर कानूनी काम हो रहा था और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अभी भी मुझे नहीं लगता कुछ होगा, उस बच्ची की हालत काफी खराब है, और मुझे नहीं लगता कि वो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। लेकिन इनको ना कोई सजा होगी, इन मुजरिमों को ना कुछ, ये आराम से निकल जाएंगे, और उसके बाद उसी तरीके से शान से बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ वहां आपको घूमते फिरते दिखाई देंगे, और कोई कुछ नहीं कह रहा होगा, सब बढ़ बढ़ के सलाम कर रहे होंगे, गाड़ी के दरवाजे खोल रहे होंगे। क्योंकि यही हम लोगों की आदत है, यही हम लोगों की औकात है कि हम जो बड़े लोग होते हैं उनके आगे, उनके बड़े से बड़े जुर्म के ऊपर भी जो है वो उनको कुछ नहीं कहा जाता। बिल्कुल सही। और आज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले इस्लामाबाद का सेक्टर I8 था, वहां पे भी एक जज साहब के घर में इसी तरह की छोटी बच्ची के साथ यही कुछ होता रहा। उसकी वीडियोस भी वायरल हुई, लेकिन उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, कोई खास तब्दीली वहां पे नहीं आई। आरजू शहबाज शरीफ साहब ने एक रोज का दौरा किया गवादर का, क्योंकि शायद ये आखिरी उनका दौरा होगा मेरे ख्याल में, एज ए प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, वैसे तो जा सकते हैं।
वहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें की। एक बात ये कि जी गवादर तो हम बना रहे हैं या बन रहा है या बन चुका है या जो भी है, लेकिन यहाँ की आवाम ये सवाल करती है कि भाई हमें गवादर से क्या फायदा। पोर्ट बड़ा हो, छोटा हो, गहरा हो, नहीं हो, बड़े जहाज आए, छोटे जहाज आए, 1 लाख टन की हैंडलिंग हो या 1 करोड़ टन की हैंडलिंग हो, हमें क्या फायदा। क्योंकि उनको अगर फैसिलिटेट नहीं करते तो फिर वाकई में उस चीज का क्या फायदा। और दूसरी बात उन्होंने की कि जी लास्ट 5 ईयर में सिर्फ 1 लाख टन वहां पे हैंडलिंग हो सकी। जब सीपैक के हवाले से हमने शोज किए थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो उनके वही चहीते लोग जो बहुत सारा पैसा उन्होंने इमरान खान साहब से कमाया है, वो कहते हैं कि जी ये किसी दुश्मन मुल्क के जो है ना प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने हुए। और ये मैं सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये आपकी या मेरी बात नहीं, बहुत सारे लोग अगर ऐसी बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके दुम पे पांव रख लिया हो, वो चीखते चिल्लाते तो कहते यार ये देखो झूठा प्रोपेगेंडा कर। अब ये प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ये बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सवाल। देखिए शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से अभी वाहिद प्राइम मिनिस्टर आए जो बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं जो शायद एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं भी कहनी चाहिए, और सच बोल जाते हैं बहुत बार। जैसे गए थे मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ लेकिन क्या करूँ मजबूरी है, तो वो भी उनका बड़ा चला था। और इसके अलावा भी शहबाज शरीफ साहब कई बार मुझे लगता है बड़े ही मासूम से और सीधे से इंसान है कि वो सच बोल जाते हैं। और यही बात उन्होंने गवादर को लेके भी की। बिल्कुल गवादर के जो लोकल्स हैं जो वहाँ पे जिनकी रिहाइश है या जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके लिए यही कहा जाता है कि उनको कोई फायदा नहीं है सी पैक का। वैसे तो अभी तक हमें भी कोई फायदा नहीं है, जो कई हजार मील दूर रहते हैं, हमें भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो लोकल्स हैं उन्हें कोई फायदा नहीं है। और कहा यही जा रहा है कि इसका अगर किसी को फायदा होगा तो वो चाइना होगा। हमें सिर्फ कहानियां सुनाई जा रही हैं, और जो वहाँ के लोकल्स हैं वो भी बहुत तंग है। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। और ये सी पैक जो है ये मुझे नहीं लगता कि इससे ये कोई खास फायदा उठा पाएगा, खासतौर पे पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं पाकिस्तानी वो तो एक मजदूर की तरह एक लेबर वाली जिंदगी गुजारते हैं। सारी पावर और सब कुछ तो चाइनीज के हाथ में ही है। तो अब लोकल्स ने बोलना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मगर उनकी सुनेगा कौन? कोई नहीं। उनके पास ताकत नहीं है। वो बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे कि जी हमारी जगह पे कब्जा कर लिया है और हमें कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर साउथ एशिया में ख़ास तौर पे गरीब के प्रोटेस्ट की कोई अहमियत नहीं होती। वो करते करते मर जाते हैं, मुकदमे करते करते कई नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो मुझे भी यहाँ यही लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। प्रोटेस्ट बहरहाल वो लोग करते रहेंगे। आप बलूचिस्तान में देख लीजिए कब से कितनी बार कितनी चीज़ों पे प्रोटेस्ट हुए हैं। कोई एक चीज़ तो नहीं है, बहुत सी न्यूज़ तो मैंने और आपने कवर भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कुछ भी ठीक नहीं किया गया। तो यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा, एक चीज आपने चाइनीज की बात की, लेकिन मैं लास्ट 2 ईयर से मैंने इस पे थोड़ा बहुत काम किया, 2-3 साल ऑलमोस्ट हो गए, तो वो अपना रोना रो रहे हैं। बिलीव मी, वो उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमारे तकरीबन $50 बिलियन फंसे। मैं आपको सही बात बताऊं, वो कोई ये नहीं कि चाइनीज की कोई वो ले रहा हूँ साइड। यकीन करें कि अगर आप उनको मिले तो वो अपना रोना रो रहे कि यार हमारे अपने पैसे फंसे हुए। उनको खुद समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो क्या करें। तो हम तो वो लोग हैं कि